नमस्कार दोस्तों। कल हमने ब्रिटेन के संविधान में विधि के शासन का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे अमेरिकी संविधान के संघीय न्यायालय की और उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो न्यायपालिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप और हम सब ये जानते हैं कि न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और आज हर एक सभ्य राज्य न्यायपालिका की आवश्यकता को महसूस करता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अमेरिकी संघीय न्यायपालिका की जब हम बात करेंगे तो अमेरिकी संविधान की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है और इसने अमेरिकी संविधान की एक पहचान बनाई है, संघीय न्यायपालिका ने या उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ने, ये हम कह सकते हैं। दो बातें और हैं संघीय न्यायपालिका की जो कि जानने लायक हैं और हम कह सकते हैं कि वो अमेरिकी संघीय न्यायपालिका को एक विशेष दर्जा दिलाने में अपनी भूमिका निभाती है, जिसमें कि पहला हिस्सा जो है वो है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्योंकि वहाँ संघीय प्रशासन है और संघात्मक शासन की विशेषता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में अलग अलग शक्तियों का विभाजन है वहाँ पर। और अगर किसी अधिकार क्षेत्र को लेकर संघ और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो उन विवादों को दूर करने में संघीय न्यायपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ये बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति का विभाजन, ये भी अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन के तहत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों अंगों के बीच में शक्ति का अलग अलग विभाजन किया गया, लेकिन अधिकार क्षेत्र को लेकर इनके मध्य भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संघीय न्यायपालिका इनके मध्य उत्पन्न हुए विवादों को दूर करने का प्रयास करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संघीय न्यायपालिका का गठन कैसे किया गया है अमेरिका में। तो यहाँ की जो संघीय न्यायपालिका है वो त्रिस्तरीय है। सबसे पहला भाग जो है उसका वो कहलाता है जिला न्यायालय। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय का होना आवश्यक है। ये तय किया गया है कि एक जिला न्यायालय हर राज्य में अवश्य होगा। लेकिन यदि वहाँ पर उस राज्य का विस्तृत है, राज्य अगर बड़ा है, राज्य क्षेत्र या जनसंख्या वहाँ पर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक से अधिक जिला न्यायालय हो सकते हैं। वर्तमान समय में 88 है वहाँ न्यायालयों की संख्या। अब बात आती है न्यायाधीशों की। कितने न्यायाधीश होंगे वहाँ पर कार्य करने के लिए? तो अधिकतम 16 न्यायाधीश हो सकते हैं न्यायालय में, 1 से लेके 16 तक। और वर्तमान में यही स्थिति है, 1 से लेके 16 तक की संख्या वहां पर है। इनकी शक्तियों की जब हम बात करेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वो अपनी शक्तियों का उपभोग करता है और जब कभी भी यहाँ से कोई मुकदमे जो होते हैं वो फिर आगे अपील के लिए कहाँ जाते हैं? संघीय अपील न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो ये स्थिति है जिला न्यायालय की वहाँ पर। ये एक भाग हो गया। दूसरा हमारे सामने भाग जो आता है वो है संघीय अपीली न्यायालय। संघीय अपीली न्यायालय की व्यवस्था प्रारंभ में नहीं की गई थी। जब संविधान बना
और जब न्यायालय की व्यवस्था की गई संघीय न्यायालय की, तब वहाँ पर संघीय अपीलीय न्यायालय नहीं था, केवल 2 ही प्रकार के न्यायालय थे, पहला जिला न्यायालय और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बहुत अधिक हो जा रहा है और डिसीजन लेने में देर हो रही है, तो उसके कार्यभार में कमी करने के लिए संघीय अपीलीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ये संघीय अपीलीय न्यायालय को एक और नाम दिया गया है, वह है दौरा न्यायालय। ये दौरा न्यायालय इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये न्यायालय जो है ये घूम घूम कर क्या करता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर घूम घूम कर अपना कार्य करता है, इसलिए इसे हम दौरा न्यायालय भी कहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। इन संघीय अपीलीय न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 11 है और इनमें अधिकतम 3 से लेकर 9 तक न्यायाधीश होते हैं। संघीय अपीलीय न्यायालय या जिला न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। तो ये 2 हो गए हमारे महत्वपूर्ण। पहला हो गया हमारा जिला न्यायालय जिसकी संख्या 88 है, और दूसरा हो गया हमारा संघीय अपीलीय न्यायालय जिसकी संख्या 11 है। तीसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि जिसे कि मुख्य रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति वहां पर प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही, सीनेट की सहमति से ही की जाती है। राष्ट्रपति ही करेगा सीनेट की सहमति से उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग 1 से 5 थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में? शुरू में जब बना था ये, तो इसकी संख्या 1 से 5 थी। बाद में इसकी संख्या बढ़ गई। वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 5 अन्य न्यायाधीश थे प्रारंभ में। वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश है और 8 अन्य न्यायाधीश है, मतलब कुल 9 है। और ये सर्वोच्च न्यायालय में वही मुकदमे लड़े जाते हैं। इसमें भी 2 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी इसको प्राप्त है और अपीली भी। तो इसमें जो मुकदमे लड़े जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? मुख्य रूप से संघीय अपीलीय न्यायालय से और दूसरा जिला न्यायालय से। वहाँ पर जो मुकदमे पहले लड़े जाते हैं उनकी सुनवाई बाद में कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो काम का समय है वो रहता है अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार से लेकर जून माह के प्रथम सप्ताह तक। अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक इसका कार्यकाल रहता है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो बीच में मुख्य न्यायाधीश इसका अधिवेशन बुला सकता है। और अगर हम अधिकारों की बात करें, अधिकार क्षेत्र की, तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के अधिकारों में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग समान ही है इनके अधिकार। तो ये हुई बात सर्वोच्च न्यायालय की। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका कि हमको अध्ययन करना है, और उस शक्ति का नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। वो क्या होती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति? न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है
उसका जब उपयोग करती है सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की, तो वो संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाती है। किस रूप में जानी जाती है? संविधान के संरक्षक के रूप में जानी जाती है। इस शक्ति का उपयोग क्यों किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? क्योंकि जब कभी भी ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय को, या कहीं से कोई शिकायत मिलती है, कोई व्यक्ति या कोई कहना चाहिए समूह के द्वारा शिकायत की जाती है कि कोई भी जो कानून बना है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र की सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, वे कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय उनकी जांच करता है, और जांच में अगर वो सत्य पाता है कि जो भी कानून राज्य के न्यायालयों के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो संविधान के प्रतिकूल हैं, तब वो जांच में सत्य पाने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन ये काम अपने मन से नहीं करेगा सर्वोच्च न्यायालय, उसको जब शिकायत मिलेगी तभी वो क्या करेगा? इस कार्य को करेगा। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो अपने से नहीं करेगा, शिकायत प्राप्त होने पर ही सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? इसकी जांच करेगा। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, सीनेट की सहमति से। अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के द्वारा निम्न संघीय न्यायालयों और उच्च न्याय जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनसे प्राप्त जो प्रकरण है उन पर वो क्या करता है? विचार करता है। ये तो हो गई न्यायिक पुनर्विलोकन की बात। अब ये कहा जाता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो संविधान के द्वारा क्या दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। तो कुछ लोगों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संविधान के द्वारा नहीं दिया है न्यायपालिका को, वरन न्यायपालिका ने स्वयं ही इस शक्ति को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। परंतु इसका एक वैधानिक आधार भी है। वो वैधानिक आधार क्या है? इसके लिए अनुच्छेद 6 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी राज्य के कानून में संविधान के विरुद्ध कोई भी नियम बनाया गया है, किसी भी राज्य के संविधान में संविधान के विरुद्ध केंद्रीय संविधान के विरुद्ध कोई भी नियम बनाया गया है, राज्य की सरकार ने बनाया है अपने में, तो वो क्या करेगा? उसको अवैध घोषित करेगा। तो कुल मिला के हम ये मानेंगे कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो अमेरिका के संघीय न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो बहुत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, और उसका उपयोग करते हुए वहाँ की संघीय न्यायपालिका ने अपना एक विशेष दर्जा बनाया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मित्रों कि जब कभी भी कोई राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें कोई भी कानून बनाती हैं और वे कानून अगर संविधान के विपरीत है और शिकायत मिलती है अगर किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, कि राज्य की सरकारों के द्वारा या केंद्र की सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जो कि संविधान के विरोध में है, तब वो उस शिकायत को प्रतिकूल है, तब उस शिकायत को अगर वो सत्य पे आता है जांच में, तो वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। यही कहलाती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। धन्यवाद।